नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के लिए हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष के रास्ते भारत आया था। पुर्तगाल के किस राजा ने वास्को डी गामा को भारत भेजा था? और इसका ऑप्शन है ए हेनरी द नेविगेटर, बी इमैनुअल प्रथम, सी जेम्स प्रथम और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इमैनुअल प्रथम। वास्को डी गामा को 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इमैनुअल प्रथम के द्वारा भारत भेजा गया था। उस समय का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर थे, लेकिन राजा इमैनुअल प्रथम थे। तो इमैनुअल प्रथम के द्वारा वास्को डी गामा को भारत भेजा गया था 1498 ईस्वी में, और वह 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे, जहां कि उसको जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, यहाँ सही आंसर इमैनुअल प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कब भारत आया था? और इसका ऑप्शन है 1502 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में और डी है 1505 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत पहुंचने में सफल हुआ था केप ऑफ गुड होप के रास्ते। इसके बाद वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाला वगैरह लेकर जाता है तो यूरोप के बाज़ारों में बेचने पर उसको यात्रा भत्ता निकालने के बाद भी 60 गुना फायदा होता है। तो दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है 1500 ईस्वी में, और यह 13 जहाज़ को लेकर आता है। 13 जहाज़, वास्को डी गामा आया था तो 3 जहाज़ को लेकर आया था। 3 जहाज़ों का उसका एक बेड़ा था, लेकिन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का 13 जहाज़ों का एक बेड़ा लेकर आता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पुर्तगाली यात्री 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। अगला प्रश्न है, डचों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और इसमें दिया हुआ है, पहला 1741 ईस्वी में कुलाचल की लड़ाई में डच पराजित होता है। 2 है 1605 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। 3 है 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम में डचों का मुख्यालय बनाया जाता है। और चौथा है 1610 ईस्वी में इंडोनेशिया में जकार्ता को जीत लेता है। और इसका कूट दिया हुआ है, केवल 1 गलत है, केवल 4 गलत है, केवल सी है 1 और 4 गलत है, और डी उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 4 गलत है। 1741 ईस्वी में कुलाचल की लड़ाई में डच पराजित होता है, यह बिल्कुल सही है। 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा और डचों के बीच युद्ध होता है, जिसमें डच बुरी तरह से पराजित होता है और मार्तांड वर्मा के द्वारा, त्रावणकोर के राजा मार्तांड वर्मा के द्वारा डचों को पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है 1605 ईस्वी में भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। डचों के द्वारा पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया जाता है।
और दूसरा फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में स्थापित किया जाता है और पुलिकट को ही पहला मुख्यालय बनाया जाता है। तीसरा है 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम में डचों का मुख्यालय बनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। 1690 तक डचों का मुख्यालय पुलिकट रहता है। पुलिकट मद्रास तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन 1690 में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया जाता है। चौथा है 1610 ईस्वी में इंडोनेशिया में जकार्ता को जीत लेता है। यह बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया में जकार्ता को डचों के द्वारा 1613 ईस्वी में जीता जाता है। 1613 और बेटेविया, वहाँ एक बेटेविया को जीतकर उसका मुख्यालय बनाया जाता है और बेटेविया से ही पूरे भारतीय फैक्ट्री को भी कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 4, केवल 4 गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनवाया था? और इसका ऑप्शन है ए सूरत में, बी पांडिचेरी में, सी माहे में और डी चंद्रनगर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। फ्रांसीसियों ने अपना पहला मुख्यालय पांडिचेरी को बनाता है और पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में किया जाता है। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फ्रैंक कैरो के रूप में पहला पुर्तगाल यात्री भारत आता है और सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस्को मार्टिन भारत आता है और गोलकुंडा के राजा से पांडिचेरी प्राप्त होता है और वहीं पर एक किला बनाता है। पांडिचेरी में एक किला और उसी को अपना मुख्यालय बनाता है। माहे को फ्रांसीसियों के द्वारा 1721 ईस्वी में जीता जाता है और 1725 ईस्वी में कराईकल को जीता जाता है। चंद्रनगर में भी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था, लेकिन चंद्रनगर बंगाल में है। तो यहाँ पहला इसका मुख्यालय पांडिचेरी में है, तो इसका यहाँ सही आंसर बी हो जाएगा, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, जब सिराजुद्दौला कोलकाता के फोर्ट विलियम पर अधिकार किया उस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन था? और इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी गवर्नर डैक, सी वाटसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिराजुद्दौला कोलकाता के फोर्ट विलियम पर अधिकार जिस समय करता है उस समय वहाँ का गवर्नर डैक रहता है, गवर्नर डैक। और ये गवर्नर डैक जब सिराजुद्दौला का हमला होता है तो गवर्नर डैक भागकर हुगली के फुल्टा द्वीप पर चला जाता है और वहीं से और सेना के मद्रास से सेना के आने का इंतज़ार करता है और लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के रूप में दो गवर्नर वहां आते हैं और ये सबके इन लोगों की सहायता करते हैं। तो उस समय गवर्नर डैक यहाँ सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव प्लासी के युद्ध के समय लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था। जब लॉर्ड क्लाइव 1760 में लंदन चला जाता है उसके बाद वाटसन बंगाल का गवर्नर बनता है अंग्रेज़ों का। तो यहाँ इसका सही आंसर गवर्नर डैक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठने के उपरांत सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद सिराजुद्दौला उसके उत्तराधिकारी के रूप में राजा बनता है। जब यह राजा बनता है तो
पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम इसके दुश्मन बन जाते हैं। घसीटी बेगम और शौकत जंग इसके दुश्मन बन जाते हैं। तो राजा बनने के बाद सर्वप्रथम मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित किया जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया जाता है। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खां इसको गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में होता है और यहाँ इसका सही आंसर मनिहारी का युद्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पलासी का युद्ध 23 जून 1757, अगिरिया का युद्ध 1740। अगिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां जीत जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। अगला प्रश्न है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। इस घटना के कथाकार कौन थे? इसका ऑप्शन है ए वाटसन, बी हॉलवेल, सी मानिकचंद और डी जगत सेठ। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हॉलवेल। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी, जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर हमला करता है। तो हमला करने के दौरान 146 अंग्रेज़ों को एक 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा में बंद कर दिया जाता है। और दूसरा दिन जब कमरे के दरवाज़ा खोला जाता है तो मात्र 23 अंग्रेज जीवित मिलते हैं, जिसमें हॉलवेल भी जीवित मिलता है। और उसी हॉलवेल के द्वारा यह कथा लिखा जाता है। बाकी उस समय के किसी भी लेखक के द्वारा इस प्रकार की घटना नहीं लिखी जाती है। तो यह ब्लैक होल की घटना के कथाकार हॉलवेल थे। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीर मादन और मोहनलाल जो सिराजुद्दौला का सेनापति था किस युद्ध में मारा जाता है? मीर मदान और मोहनलाल जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, किस युद्ध में मारा गया था? यहाँ इसका ऑप्शन है ए बक्सर का युद्ध, बी पलासी का युद्ध, सी मनिहारी का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान मारा जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर पलासी का युद्ध होगा। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जिसमें मिर्जाफर सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति रहता है, लेकिन मिर्जाफर अंग्रेज़ों से मिला हुआ रहता है। जब तक मीर मदान और मोहनलाल सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ता रहा, तब तक अंग्रेज़ों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही मीर मदान और मोहनलाल की मृत्यु हो जाता है, वैसे ही मिर्जाफर अपना चाल चल देता है और इसी क्रम में अंग्रेज़ों की पलासी के युद्ध में जीत हो जाता है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 सेना उतारा जाता है और अंग्रेज़ों के पास मात्र 3200 सेना रहती है। इसके बावजूद अंग्रेज युद्ध जीत जाता है और सिराजुद्दौला के युद्ध में हार हो जाती है। तो यहाँ मीर मदान और मोहनलाल को ध्यान रखेंगे कि पलासी के युद्ध में मारा जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। मनिहारी का युद्ध 1756 में हुआ था और मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग मारा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में किसे पराजित किया था? और इसका ऑप्शन है
ए शुजाउद्दीन, बी सरफराज खान, सी मुर्शिद कुली खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करता है और गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे, जो 1713 से 1727 ईस्वी तक शासन किए थे। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक नवाब रहते हैं बंगाल का और 1739 में उसके मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दीन के समय ही 1733 ईस्वी में बिहार को भी बंगाल में शामिल कर दिया जाता है और बिहार का उप दीवान उप नवाब अलीवर्दी खां को बना दिया जाता है। शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब 1739 में बनता है और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर देता है और सरफराज खां की मृत्यु हो जाता है और इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है और 1756 तक यह बंगाल का नवाब रहता है। अलीवर्दी खां ने ही अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पटना के नवाब से अलीवर्दी खां की किस बेटी का विवाह हुआ था? और इसका ऑप्शन है घसीटी बेगम का, अमीनी बेगम का, मुन्नी बेगम का और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी अमीनी बेगम। अमीनी बेगम का विवाह पटना के नवाब से हुआ था। अलीवर्दी खां की 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम घसीटी बेगम था, दूसरी बेटी का विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था और घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब से हुआ था और अमीनी बेगम तीसरी बेटी थी और सबसे छोटी बेटी थी और इसका विवाह पटना के नवाब से हुआ था और अमीनी बेगम का ही बेटा सिराजुद्दौला खां था। तो दोस्तों इस प्रकार आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।